यश ने ईगो में आकर कियारा अग्रवाल का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, जिससे हर्ट होकर कियारा रेलिंग कूदकर समंदर में सुसाइड करने चली गई थी। यश ने उसका हाथ पकड़कर उसे बचा तो रखा था, लेकिन कियारा ने उसे सिर्फ 10 सेकंड का टाइम दिया था हाँ या ना करने का। 3, 2, 1। अच्छा ठीक है। यश ने गिनती के आगे हार मान ली। हमरी हाँ है, अभी ऊपर आ जा। कियारा के चेहरे पर जीत की मुस्कान छा गई और वो यश का हाथ पकड़कर फिर से रेलिंग के इस पार आ गई। देखो, अगली बारी बेवकूफी मत करना, ठीक है? अब हमें घर छोड़ दो, काफी रात हो गई है। यश ने हांफते हुए कहा। एक्सक्यूज मी, तुमने अभी हाँ करी है ना? कियारा की शक्ल फिर से कंफ्यूज्ड हो गई। हाँ मतलब हम घर जाकर सोचेंगे। यश ने समंदर की ओर देखकर कहा। तुम? कियारा फिर से रेलिंग पर चढ़ने लगी थी। अरे रुको यार, किस तरह की जिद है ये? यश उसे पकड़ने फिर से दौड़ा। तुमने मजाक समझ रखा है क्या मुझे? अभी हाँ करी और अब बोल रहे हो कि घर जाकर सोचोगे? कियारा ने चिढ़ते हुए कहा। तो ऐसे कैसे हाँ कर दे? हमको भी तो सोचने का वक्त चाहिए ना, सब तुम्हारे हिसाब से थोड़ी ना चलेगा। यश ने भड़कते हुए जवाब दिया। कियारा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था और अब उसने यश को सीधा धमकी दे दी। देखो यश, अगर तुमने यहां पर इसी वक्त पूरी तरह से हाँ नहीं करी तो मेरे पास और भी तरीके हैं सुसाइड करने के। और हाँ, मैं एक सुसाइड नोट भी छोड़ कर जाऊंगी जिसमें इल्जाम तुम पर होगा। मैंने सुसाइड नोट भी लिख रखा है। वैसे भी तुम संग्राम वाले मामले में फंसे हुए हो, दो मैटर एक साथ हो जाएंगे तो तुम पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगे। इतना कहते हुए कियारा ने एक सफेद कागज लहराया। क्या? यश के होश उड़ गए। उस लड़की को रिक्वेस्ट से धमकी पर ट्रांजिशन करते देख उसे ये तो समझ आ गया था कि ये दुनिया सिर्फ पैसे वालों की ही थी। यही पैसे वाली लड़की अगर सुसाइड कर उस जैसे गरीब चाय वाले पर इल्जाम लगा देती तो मुंबई क्या, पूरे इंडिया में उसका जिंदा बच पाना मुश्किल था। लास्ट टाइम पूछ रही हूं, हाँ कर दो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। यारा ने उंगली उठाकर कहा। उसके हाव भाव साफ बता रहे थे कि वो जो बोलती थी कर भी देती थी। यश खामोश खड़ा था, लेकिन उसके दिमाग में हाहाकार मचा हुआ था। मैं पागल हूं जो इसमें आया, उसने मन ही मन सोचा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। अगर मैं संग्राम वाले केस में फंसता तो ज्यादा से ज्यादा 3 महीने की जेल होती, लेकिन अगर ये लड़की मर गई और मुझे फंसा दिया तो सीधे 10 साल की जेल, और किसी के मरने की वजह बनूंगा तो गिल्ट अलग से। कियारा अब भी उसी गुस्से में थी। 10, 9, 8। वापस से उल्टी गिनती शुरू। अरे इंसान हो कि टाइम बॉम्ब? यश ने भड़ास निकाली, लेकिन कियारा नहीं रुकी। यश को अचानक श्रुति की याद आई, वो लड़की जिसके साथ उसने टपरी पर बैठकर सपने देखे थे। अगर श्रुति को पता चला कि हम एक अमीर लड़की के फेक बॉयफ्रेंड बने हैं तो वो क्या सोचेगी? पर तभी यश ने कियारा को देखा। वो अब अपने फोन से उस सुसाइड नोट की तस्वीर ले रही थी। 7, 6, 5। ओ हेलो यशपाल, एक बार मैं सेंड दबा दूं, फिर तुम कमिश्नर को अपनी बात समझाते रह जाना। अगले 5 सेकंड में ये सुसाइड नोट कमिश्नर के फोन पर मिलेगा और अगले 10 साल तुम जेल में। उसने मोबाइल स्क्रीन यश के सामने लहराई। 4, 3, 2। यश के दिल की धड़कन जैसे गले में अटक गई थी। काउंटडाउन के 1 पर आते ही यश की आवाज निकली, थकी हुई, टूटी हुई, लेकिन साफ। ठीक है, बन जाएंगे हम तुम्हारे नकली मंगेतर। हम पागल है जो तुम्हें बचाया। एक बार को हम जेल सह लेते, लेकिन तुम्हारी मौत का जिम्मेदार बन जाते तो कभी अपने आप को आईने में देख नहीं पाते। कियारा के चेहरे पर एक विक्ट्री स्माइल आ गई। उसने साम दाम दंड भेद सब अपना लिए थे। उसने फोन वापस रखा और धीरे धीरे उस कागज को मोड़ते हुए बोली, गुड डिसीजन यश, मेरी दुनिया में अब तुम्हारा स्वागत है। यश की आंखें गुस्से और लाचारी से लाल हो गई थी। उसने जमीन पर पड़े कोल्ड ड्रिंक के कैन को अपने पैर से कुचला और जोर से कहा, हट साला, क्या मुसीबत है? मुसीबत नहीं, तुम्हारे लिए ये एक वरदान है। कियारा ने ये कहकर अपना फोन निकाला और वॉइस रिकॉर्डिंग चालू कर दी। एक बार और पूरी तरह से कहो कि तुम मेरे फियोंसे बनने के लिए तैयार हो और फ्यूचर में
इस डिसीजन से पीछे नहीं हटोगे। 3 साल पहले सिर्फ 500 रुपए के साथ मुंबई आकर भी यश को इतना बेसहारा महसूस नहीं हो रहा था जितना कि वो आज था। उसे पता था कि ये रिकॉर्डिंग उसकी हर एक चाल को पहले से ही हरा देती जो वो इस डील को तोड़ने के लिए चल सकता था। ठीक है, हम यस कियारा अग्रवाल के नकली बॉयफ्रेंड बनने को तैयार है और प्रॉमिस करते हैं कि इस बात से भविष्य में हम पीछे नहीं हटेंगे। यश ने अपना गुस्सा काबू में करते हुए कहा, और ये डिसीजन तुम अपनी मर्जी से ले रहे हो, ना कि मेरे या किसी और के प्रेशर में आकर, है ना? कियारा को वाकई पता था कि एक स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। हाँ, ये डिसीजन हमारा है, यश ने गहरी सांस लेकर कहा। एक फीकी मुस्कान के साथ कियारा ने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। यश वो मोबाइल छीनकर उसे तोड़ ना दे या रिकॉर्डिंग डिलीट ना कर दे, इसीलिए कियारा ने उसे इंटरनेट क्लाउड पर सेव भी कर दिया। यश ने ताना मारते हुए कहा, अब तो ना ही मारोगी ना छलांग, अब जाए या फिर कछु बचा है? गाड़ी में बैठने से पहले कियारा ने कहा, मेरी 2 और शर्तें हैं। यश चौंक गया और बोला, धत तेरे की, यार तुम इंसान हो कि हैवान? आज हमारी जान लेकर ही मानोगे। बताओ क्या शर्तें हैं? कियारा ने धीमी आवाज में कहा, पहली ये कि तुम चाय की टपरी पर नहीं बैठोगे, और दूसरी ये कि तुम्हें जल्द से जल्द कोई ढंग का बिजनेस शुरू करना पड़ेगा जिससे मैं अपनी फैमिली से तुम्हें मिला पाऊं। यश ने तुरंत कहा, अरे तो चाय ही तो हमारा ढंग का बिजनेस है। एक तरफ हमें बिजनेस करने कह रही हो, दूसरी तरफ हमें दुकान पर बैठने से मना कर रही हो। कियारा ने झुंझलाते हुए कहा, उसे तुम बिजनेस कहते हो? कितना ही कमा लेते हो तुम उस बिजनेस में? कोई व्हाइट कॉलर बिजनेस करना होगा, कम से कम किसी ऑफिस में नौकरी तो कर ही सकते हो। नौकरी का नाम सुनते ही यश का मुंह छोटा हो गया। उसे जिंदगी में कुछ बड़ा जरूर करना था, लेकिन नौकरी नहीं करनी थी। यश कुछ बोल पाता उससे पहले ही कियारा ने फिर से उसे सुसाइड नोट दिखाया, जिससे यश की बोलती बंद हो गई। इतना सब तो मान चुके हैं, ये 2 शर्तें भी मान लेते हैं, यश ने खुद से कहा। दरअसल इस डील से यश को भी फायदा होने वाला था। यश जो हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहता था, उसे कियारा के जरिए एक मौका मिला था। दूसरा, उसे ढेर सारे पैसे भी मिलने वाले थे। यश ने जैसे ही पैसों के बारे में सोचा, उसने खुद से कहा, भोलेनाथ की कसम, हम उन पैसों को हाथ भी नहीं लगाएंगे। सारे पैसे अनाथालय में जाएंगे, जहां मेरे जैसे अनाथ पलते हैं। यश नाम है हमरा, किसी के फेंके हुए टुकड़ों पर नहीं जीते हैं हम। खुद कमाएंगे, खुद खाएंगे। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देती हूं, बाकी की फॉर्मेलिटीज भी जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगी। कियारा वापस गाड़ी में बैठने लगी। यश भी उदास चेहरा लेकर चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गया। न दरवाजे की आवाज पर ध्यान दिया, न एसी की हवा पर। वो बस बैठ गया, जैसे किसी और ही दुनिया में आकर फंस गया हो। गाड़ी का इंटीरियर महंगा था, हर चीज चमचमाती हुई, और उसमें बैठा हुआ यश एक गरीब चाय वाला। वो पहली बार डर रहा था। डर इस बात का नहीं था आगे क्या होने वाला है, डर इस बात का था कि पीछे क्या छूटने वाला है। सामने बैठी कियारा बिजनेस कॉल पर लगी हुई थी। तेज अंग्रेजी कॉर्पोरेट टोन, बिजनेस के शब्द। यश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मन ही मन बोला, इनकी दुनिया में हम कहां फिट होंगे। रात के 1 बजने को आए थे और कियारा ने यश को घर छोड़ दिया। देर रात हो जाने की वजह से सभी घरों की लाइट बंद हो चुकी थी, सिवाय एक के। यश के नीचे वाले घर की लाइट अभी भी खिड़की से चालू दिख रही थी, जिसके अंदर श्रुति अपनी मां के साथ रहती थी। इतनी मेहनती लड़की है, दिन में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी, और एक ही मैडम है जिसे अपनी जान की भी परवाह नहीं। यश ने मन ही मन श्रुति का कंपैरिजन कियारा से किया। श्रुति और कियारा दोनों के बीच एज डिफरेंस भी मुश्किल से 1-2 साल ही था। एक तरफ कियारा अपने पिता के पैसों से पेट्रोल जलाने का स्ट्रगल करती थी, तो दूसरी ओर श्रुति अपनी मां का चूल्हा जलाने के लिए स्ट्रगल करती थी। जब से श्रुति के पिता गायब हुए थे, तब से ही घर की और श्रुति को पढ़ाने की जिम्मेदारी उसकी मां पर आ गई थी। उन्होंने जैसे तैसे ऊपर का जुगाड़ का रूम बनाकर यश को रेंट पर तो दे दिया था, लेकिन उसके रेंट के पैसों से भी उनकी पूर्ति नहीं हो पाती थी। प्रॉब्लम यह नहीं थी कि उनके खर्चे ज्यादा थे, बल्कि यह थी
कि उसके गायब पिता अपने परिवार पर कर्ज का बोझ भी छोड़ गए थे, जिससे दोनों मां बेटी जूझ रही थी। श्रुति के पिता एक दिन अचानक से घर छोड़कर चले गए और तब से उनकी कोई खबर ही नहीं आई। श्रुति और उसकी मां को यह भी नहीं पता कि वो आदमी जिंदा भी है या नहीं। संपत्ति के नाम पर वो स्लम एरिया में एक 10 लाख रुपए का छोटा सा घर और 10 लाख रुपए का ही कर्जा छोड़ गए, जो उन्होंने डोंकी फ्लाइट के लिए किसी लेनदार से लिया था। इसी 18 लाख रुपए का इंटरेस्ट श्रुति और उसकी मां पिछले 10 सालों से भरते आ रहे थे। उसकी मां ने काफी मेहनत करी, घर के कई सामान बेच डाले, लेकिन उसके बाद भी वो 10 लाख रुपए की मूल रकम 1 रुपए से भी कम नहीं हो पाई। यश जैसे ही अंदर घुसा कि कामिनी बाहर आ गई और बोली, यश, तू वापस आ गया है रे। तेरे को पुलिस वाले ने जाने दिया? तो ठीक है ना रे? श्रुति की मां ने यश के सिर पर हाथ फेर कर कहा, जी कामिनी आंटी, हमारी बेल हो गई। यश ने उन्हें कंफर्ट करते हुए कहा, मेरे को पता था कि भगवान तेरे साथ बुरा नहीं होने देगा, लेकिन बेटा, इसने करवाई तेरी बेल, वो भी इतनी जल्दी? कामिनी ने हैरानी से पूछा। छोड़िए ना आंटी, भगवान के आशीर्वाद से हम अब वापस आ गए हैं, और क्या चाहिए। खैर, श्रुति कहाँ है? यश ने घर में इधर उधर देखते हुए पूछा। श्रुति तो रो रो कर पागल हो गई थी रे। मैंने उसे दवाई देकर जैसे तैसे सुला दिया, कामिनी ने कहा। यश देख पा रहा था कि कोई बात कामिनी को खाए जा रही है। इतने में कामिनी के फोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आया, लेकिन कामिनी ने उठाया नहीं। फिर से एक एक करके कॉल आने शुरू हुए। यश ने पूछा, क्या हुआ आंटी, कौन फोन किया जा रहा है आपको बार बार? लोन वाले गुंडे हैं। वो लेनदार का इंटरेस्ट क्या नहीं दिया, रोज फोन करके धमकी देता है। बोलता है कि पैसा नहीं दिया तो तेरी बेटी को उठा लेगा मैं। आज तो उसने घर आने की भी धमकी दी। श्रुति भी अब जवान हो गई है। मैंने सोच लिया है रे, श्रुति के साथ इससे पहले कुछ हो जाए, मैं उसको लेकर अपने गांव चली जाऊंगी और वहां कोई ठीक ठाक लड़का देखकर उसकी शादी करवाऊंगी। कामिनी के उदास चेहरे के साथ यश का चेहरा भी लटक गया। यश ने मन ही मन कहा, नहीं नहीं, श्रुति को हम दूर नहीं जाने देंगे। वो लड़की काफी टैलेंटेड है और मेहनती है, हम उसकी जिंदगी ऐसे तबाह नहीं होने देंगे। वो अभी कामिनी से बात कर ही रहा था कि तभी अचानक से 2-3 गाड़ियां आकर रुकी और उनमें से एक आदमी उतरकर कामिनी की तरफ बढ़ा। कामिनी उसे देखते ही घबरा गई। वो कामिनी का लेनदार रघु था। रघु ने उतरते ही कहा, क्या रे बुढ़िया, तुझे क्या लगता है कि तू मेरा फोन नहीं उठाएगी तो मैं तेरे तक नहीं आ पाऊंगा? चल मेरा पैसा निकाल फटाफट। कामिनी घबराई हुई आवाज में बोली, मुझे थोड़ा सा वक्त। रघु गुस्से में भड़क उठा, कोई वक्त नहीं मिलेगा बुढ़िया। सुन, जाकर इसकी लड़की को लेकर आओ। उसके इतना कहते ही रघु के 2 आदमियों ने बिना एक पल गवाए कदम आगे बढ़ा दिए, सीधे श्रुति के कमरे की ओर। यश ये सब देखता रहा। उसका खून खौलने लगा, लेकिन उसके कदम जैसे जड़ हो गए थे। तभी दोनों आदमी श्रुति को कमरे से घसीटते हुए बाहर लाए। श्रुति और कामिनी की हालत देखकर यश के अंदर कुछ टूट सा गया। उसने भीड़ को चीरते हुए रघु की तरफ देखा और कांपती आवाज में बोला, अब इन लोगों को कछो मत करो, हम पैसों का कैसे भी करके इंतजाम करेंगे, आप परेशान मत हो। उसके इतना कहते ही रघु ने उसे धक्का दिया और कहा, घर में नहीं खाने को, अम्मा चली भुनाने को। इतना कहने के बाद रघु ने श्रुति को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसके गले पर चाकू रख दिया और बोला, ऐ बुढ़िया, चुपचाप पैसे निकाल वरना इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। श्रुति चिल्लाई, माँ, यश, मुझे बचाओ। रघु ने चाकू श्रुति की गर्दन पर दबा दिया, जहां से खून की महीन धारा निकल पड़ी। यह देखकर यश बेहद घबरा गया। अब क्या करेगा यश श्रुति को बचाने के लिए? क्या वो जाएगा कियारा से मदद मांगने या फिर निकालेगा कोई और रास्ता?